and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. भारत का इंश्योरेंस सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर में एंट्री लेने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इंश्योरेंस कंपनीज में 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। यह कदम पहली नजर में भले ही पॉलिसी और कानूनों तक सीमित लगे, लेकिन आने वाले समय में इसका सीधा असर आम ग्राहकों की पॉलिसी, उसके प्रीमियम और क्लेम प्रोसेस पर पड़ सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस फैसले का सीधा असर आम आदमी पर, हम पर, आप पर कैसे पड़ेगा? क्या पॉलिसी सस्ती हो जाएगी आपके पास? क्या ऑप्शंस बढ़ जाएंगे? क्या बेहतर सर्विस और नए प्रोडक्ट्स का ग्राहकों को इसका फायदा होगा? पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? विदेशी कंपनियां कहीं मनमानी तो नहीं करने लगेंगी? भारतीय कंपनियों का भट्टा तो नहीं बैठ जाएगा? विपक्ष में कौन और क्यों इसका विरोध कर रहा है और आम आदमी के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलने जा रहा है? सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया गया, जिसका नाम सबका बीमा सबकी रक्षा रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाना और सेक्टर को मजबूत और कंपटीशन बनाना है। सरकार का जो सपना है कि 2047 तक सब बीमा के दायरे में आ जाएं, उस सपने को पूरा करना है। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74% थी, जिसे बढ़ाकर अब 100% किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके एक सवाल है, इसका जवाब उम्मीद करते हैं आप जरूर दीजिएगा। सवाल यह कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई से आम आदमी को फायदा होगा, हां या ना? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, यस और नो में अपनी राय रखिएगा। आइए पहले आपको बताता हूं कि मोटे तौर पर हमारे देश में कितने तरह के बीमा इंश्योरेंस होते हैं। बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल और चिकित्सा के खर्चों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। परिवार के मुखिया या दूसरे मेंबर की अचानक अनहोनी से होने वाले वित्तीय नुकसान से उबरने के लिए जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस। कार, बाइक या दूसरे वाहनों के दुर्घटना, चोरी या नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा के लिए वाहन बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस। आग, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से घर और उसमें रखे सामान की सुरक्षा करने के लिए गृह बीमा यानी होम इंश्योरेंस। विदेश यात्रा के दौरान अचानक बीमार पड़ने जैसी आपात स्थिति, पासपोर्ट खोने या उड़ान में देरी जैसी जोखिमों को कवर करने के लिए यात्रा बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस। किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा, सूखा या बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस। इतने तरह के बीमा हो सकते हैं। कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपने कौन सा बीमा लिया हुआ है, और अगर नहीं लिया तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बीमा जरूर लें। अब आपको इस 100% एफडीआई होने से फायदे क्या होंगे, एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं। पॉलिसी सस्ती हो जाएगी, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा होंगे, कंपनी ज्यादा होंगी, घरेलू भी और बाहर से विदेश की कंपनियां भी आ जाएंगी और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, आपको अच्छी सर्विसेज मिलेगी। जी हां, इस फैसले से सबसे बड़ा बदलाव कंपटीशन के लेवल पर देखने को मिल सकता है। अब ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत में पूरी तरह अपने दम पर कारोबार कर सकेंगी। उन्हें भारत की कंपनियों को अपना साझेदार बनाने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। इससे नए प्लेयर्स की एंट्री आसान होगी और मौजूदा कंपनियों पर बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस देने का दबाव बढ़ेगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जानकारों के मुताबिक इसका फायदा ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर कवरेज और आधुनिक सुविधाओं के रूप में मिल सकता है। दूसरा फायदा, प्रीमियम पर यानी जो इंश्योरेंस की जो किस्त होती है उस पर राहत की उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद इस वजह से जताई जा रही है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। इसके लिए प्रीमियम को किफायती रखने के लिए वो कोशिश कर सकती हैं। साथ ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के आने से रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा, जिससे लंबे समय में प्रीमियम का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बैलेंस हो सकता है और अच्छी सुविधा कम कीमत पर आप लोगों को, हम लोग को मिल सकती है। तीसरा क्या फायदा हो सकता है? बेहतर सर्विस मिल सकती है और नए प्रोडक्ट्स का फायदा मिलेगा। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। जी हां, विदेशी निवेश बढ़ने से इंश्योरेंस कंपनियों के पास ज्यादा पूंजी होगी। इससे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लेम सेटलमेंट सिस्टम और ग्राहक सेवा में सुधार कर सकेंगी। दबाव भारत की कंपनियों पर पड़ेगा। क्लेम प्रोसेस तेज होगा, ट्रांसपेरेंसी होने की उम्मीद है, क्योंकि होता अक्सर यही है कि जब
कोई दुर्घटना हो जाती है, जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो होता क्या है कि कंपनीज कई तरह की मीन में कई तरह के नुस्ख निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका हम क्लेम नहीं देंगे। कोई ना कोई कारण वो बता देते हैं। हालांकि अदालत में भी मामला चला जाता है, कंज्यूमर फोरम में मामला चला जाता है, लेकिन अब अगर ये एफडीआई 100% बढ़ जाएगा तो एक तरह से कहें कि क्लेम सेटलमेंट रेशो जिसको कहा जाता है कि अगर क्लेम मिलने की जरूरत आन पड़ी तो फिर आपको कंपनी आपकी भरपाई, आपका मुआवजा देगी, चूंकि आपने बीमा कराया, आप उसकी समय पर किस्त जमा कर रहे हैं। तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जिस तरह से आएगा विदेशी कंपनी से, उसके साथ नई तरह की बीमा योजनाएं भी आएंगी भारतीय बाजार में, जैसे कस्टमाइज हेल्थ कवर और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स आएंगे आपके रिटायरमेंट को कवर करने के लिए। क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा, यानी कि जो पूरी क्लेम लेने की प्रक्रिया है वो भी आसान होने की उम्मीद है। क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी ये बदलाव अहम साबित हो सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की मजबूत पूंजी और प्रोसेस के चलते क्लेम प्रोसेस को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर बढ़ेगा। इससे कस्टमर्स को लंबा इंतजार और बार बार कागजी कार्रवाई से राहत मिल सकेगी। कई सारे सवालों का जो जवाब अनावश्यक तौर पर देना पड़ता है उससे बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस फैसले से डिजिटल इंश्योरेंस को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बीमा पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 के टारगेट को हासिल करना आसान हो सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि जब संसद में यह बिल पेश किया गया तो वित्त मंत्री ने क्या कहा। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम लोगों का बीमा हमेशा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को बीमा सुरक्षा दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों की आपत्तियां बहस का हिस्सा हो सकती हैं और वो प्रस्तावित कानून पर चर्चा के दौरान उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। चूंकि अभी बिल पेश हुआ है लोकसभा में, अब इस पर चर्चा होगी। अब विपक्ष ने कड़ा विरोध इसका जताया है। कौन कौन सी पार्टियों ने विरोध जताया है, क्या उनका कारण है, वो भी समझ लेते हैं। विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरएसपी पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक का नाम उसके विषय वस्तु से मेल नहीं खाता है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की इजाजत देने का विरोध किया। डीएम की सदस्य टी सुमथी ने भी बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का कड़ा विरोध किया। टीएमसी के मेंबर सौगत राय ने कहा कि विधेयक का नाम सत्तारूढ़ गठबंधन के नारों जैसा लगता है और इस तरह के नाम किसी भी विधेयक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब उनको इसके नाम पर आपत्ति है, इसके काम को लेकर उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि 100% एफडीआई की इजाजत देना बीमा क्षेत्र के लिए एक पिछड़ा कदम होगा। अगर संसद से यह बिल पास हो जाता है तो भारत के बीमा बाजार में दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इससे आम लोगों को सस्ता बीमा, बेहतर सेवाएं और ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। बीमा योजनाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, बाजार बड़ा है और ऐसे समय में यह फैसला सेक्टर के लिए शुरुआत माना जा रहा है। विदेशी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ेगा और इसका सीधा फायदा बीमा ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से बीमा कंपनियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, प्रक्रियाएं आसान होंगी, पॉलिसी धारकों के हित मजबूत होंगे। उम्मीद है कि इन कदमों से 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। जल्दी से क्या है इस विधेयक में खास, वो भी बता देते हैं। ड्राफ्ट जो पेश किया गया है विधेयक में, उसके मुताबिक संशोधन से बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। हालांकि विधेयक में यह भी प्रावधान है कि कंपनी के शीर्ष पदों यानी चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ में से कम एक पद पर भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ताकि पूरी तरह से मनमानी विदेशी कंपनियों की ना चल सके। विधेयक गैर बीमा कंपनियों के बीमा कंपनियों के साथ विलय का रास्ता भी साफ करता है। इस विधेयक को शुक्रवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया गया। सरकार के मुताबिक इस विधेयक का मकसद बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास का तेज करना और पॉलिसी धारकों को बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके तहत पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना का भी प्रावधान है, ताकि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। और यह विधेयक बीमा कंपनियों, मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएगा, नियम निर्माण में पारदर्शिता लाएगा और क्षेत्र पर नियामकीय निगरानी को मजबूत करेगा। इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नई पीढ़ी में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। अब तक बीमा क्षेत्र में 82,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आ चुका है। तो ये पूरी की पूरी गणित और इतिहास आपको बीमा का बताया। उम्मीद करते हैं कि इस बीमा को लेकर जो भी चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, सदन में इसकी लेकर चर्चा होगी। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। और अगर ये कानून बनता है तो उसके बाद उम्मीद करनी चाहिए कि बीमा
हम सभी के लिए आसान होगा, सुलभ होगा, सुगम होगा और हर व्यक्ति का जीवन स्तर इससे बढ़ेगा और उसको किसी भी अनहोनी में बीमा लेने पर लाभ मिलेगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।